आज हम विद्यार्थियों की मांग के तहत आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, यहाँ तक कि जीवन शैली तक बदल दी है। इसी वजह से आज हम भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें आप आपका कीमती समय नहीं खोए और अपने कीमती समय का प्रयोग करके अध्यापन घर बैठे ही कर सके। आप सभी की मांग को जानकर हमें बहुत खुशी मिली कि आप सभी ने इस की मांग रखी और आप सभी के प्रयास अवश्य पूर्ण होंगे। आपके लिए डेली क्लासेज होगी। आज पहली क्लासेज है। आज आपकी क्लासेज रहेगी वो रहेगी एसएसटी की, और एसएसटी मीन्स सामाजिक विज्ञान, जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। अब एसएसटी की हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पुटअप होता है, सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं? सामाजिक विज्ञान का सीधा सीधा मतलब है मानव के सामाजिक जीवन के अध्ययन की विधा। मानव के कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन के अध्ययन की विधा को क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान कहेंगे। क्लियर? मानव के सामाजिक जीवन के अध्ययन की विधा को सामाजिक विज्ञान कहेंगे। क्लियर? अब सामाजिक विज्ञान तो हो गया। अब सामाजिक विज्ञान में आपके विषय कौन कौन से आते हैं? सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो हमारे पास 7 विषय आते हैं, और पहला विषय है उसका नाम है इतिहास। सामाजिक विज्ञान के अंदर पहला विषय आता है वो इतिहास। दूसरा विषय है आपका भूगोल, और तीसरा विषय है आपका राजनीति विज्ञान, और चौथा विषय है आपका लोक प्रशासन। पांचवा विषय है आपका समाज शास्त्र या नागरिक शास्त्र। छठा विषय आपका दर्शन शास्त्र, और सातवां विषय है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ये 7 विषय मिलकर पैकेज सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बारे में छोटी सी जानकारी थी, लेकिन आपकी जो प्रारंभ है कक्षा 10 में, वो है आपके सबसे पहले शुरू हो रहा है इतिहास। सारे सब्जेक्ट क्लियर? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सारे क्लियर। पहला विषय आपका इतिहास। इतिहास के हम पहले तो बात करें, इतिहास कहते हैं किसे हैं? इति प्लस हास। इति का मतलब जो समाप्त हो गया है, इति प्लस हास जो समाप्त हो गया है या जो बीत गया है, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्लियर? बीता हुआ काल क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जो समाप्त हो गया काल वो हो गया। इतिहास की बात करेंगे, इतिहास के जनक कौन? जनक, इतिहास के जनक की बात करेंगे तो आप इतिहास के जनक है कौन है? पता नहीं। इतिहास के जनक है हेरोडोटस।
और हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है हिस्टोरिका। क्लियर? जनक हो गया, पुस्तक होगी। अब इतिहास की बात कर ली, इतिहास बीता हुआ काल कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है, उनकी पहली पुस्तक कौन सी? हिस्टोरिका। अब आपके इतिहास दे रखा है सबसे पहले, और आपके इतिहास में दे रखा है टॉपिक प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक स्वर्णिम भारत। कौन सा भारत? स्वर्णिम, गोल्डन भारत। अब ये टॉपिक दे दिया, और इस टॉपिक में भी आपका पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। क्या नाम है? महाजनपद काल। ये आपका पहला टॉपिक दे रहा। अब बात को समझेंगे। यहां तो महाजनपद है, लेकिन महाजनपद आया कहां से? इसके पहले मैं आपको इतिहास को बता देता हूं, इतिहास को कैसे कहां बांटा। इतिहास का जनक देख लिया, इतिहास की पुस्तक देख लिया। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, क्लियर। और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें न तो कुछ लिखा गया न कुछ पढ़ा गया, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। कुछ शिला पे ऊपर चिन्ह वगैरह मिलते हैं, उनसे हमें पता लगता है उसके बारे में, इस काल के बारे में, वरना ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसमें कोई लिखा भी नहीं गया और पढ़ा भी नहीं गया। अब इसको भी हमने 3 भागों में बांटा। पूरा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा। और नव पाषाण काल में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, अग्नि व पहिए का आविष्कार होता है। किसमें होता है? नव पाषाण, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें न तो लिखा गया न पढ़ा गया। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखा तो गया लेकिन आज दिन तक पढ़ा नहीं गया, और इस काल का नाम है सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का काल। इसमें लिखा तो गया था, बृष्टोपवेदन लिपि कहो, किलाक्षर लिपि कहो, या सर्पिला काल लिपि कहो, इस प्रकार की लिपि थी जो आज दिन तक पढ़ी नहीं गई, जो बाएं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ऐसी लिपि थी सिंधु सभ्यता की लिपि, बृष्टोपवेदन लिपि। इसको आज दिन तक इतिहासकारों ने पढ़ने की कोशिश तो की लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब तीसरा है आपके पास ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसको लिखा तो गया लेकिन लिखा गया और पढ़ा भी गया। ये काल है आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले का काल। और इसी काल को आपने नाम दिया, हमने नाम दिया महाजनपद काल। और ये आपका टॉपिक है महाजनपद काल। इतिहास समझेंगे दोबारा। इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक को भी 3, पूर्व, मध्य और नव। नव में अग्नि व पहिए का आविष्कार। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस काल में कौन सी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने खोज की, और दयाराम साहनी इसके खोज करता थे। और पहला खोजा गया नगर, उसका नाम हड़प्पा था, जो पाकिस्तान में है, मोंटमगरी जिले में। और दूसरा मोहनजोदड़ो था। ये दोनों फेमस नगर है। और सिंधु सभ्यता के अभी बहुत सारे नगर खोजे जा चुके हैं। अब तीसरी बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले इस काल का प्रारंभ माना जाता है। इस काल को लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, इस वजह से ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्लियर? लिखा गया, नहीं लिखा गया, लिखा भी नहीं गया, पढ़ा भी नहीं गया। लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ये वाला काल ऐतिहासिक काल, इसको लिखा भी गया, पढ़ा भी गया। कब से?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 600 ईस्वी पूर्व। और यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है, उसका नाम महाजनपद काल। कौन सा? महाजनपद काल। ये बात आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई? आगे चलिए। अब महाजनपद कहां से आया? इतिहास समझा आपने? इतिहास में सबसे पहले आपने कौन सी सभ्यता पढ़ी? सिंधु। सिंधु सभ्यता के बाद ये हमारे पास एक सभ्यता आती है, उस सभ्यता का नाम वैदिक। और वैदिक में जो कुटुंब कबीले थे छोटे छोटे, उनको कहा जाता था जन। छोटे छोटे गांव को क्या कहा जाता था? जन। ये जन व्यवस्था उत्तर वैदिक में आते आते ये व्यवस्था कहलाई जनपद। क्या कहलाई? जनपद। जनपद। यही व्यवस्था उत्तर वैदिक के बाद जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में आई, तब ये व्यवस्था कहलाई, क्या कहलाई? महाजन। क्या कहलाई? महाजनपद। क्या कहलाई? महाजन। बात समझ में आई? सिंधु सभ्यता प्रारंभिक सभ्यता, सबसे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। इसके बाद वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में कुटुंब कबीले होते थे, उनको क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। यही जन बड़े होकर उत्तर वैदिक में जनपद कहलाए और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यही जनपद इनका बड़ा रूप ले लिया। जिस प्रकार आज राज्य है, उसी प्रकार उस समय महाजनपद कहलाते थे। बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। आगे चलते हैं। महाजनपद तो समझ लिए। जिस प्रकार अभी हमारे भारत में राज्य है, उसी प्रकार महाजनपद थे। अब महाजनपद कितने थे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय प्रमाणिक ग्रंथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है। ये वाला जो टॉपिक है आपके कक्षा 10 ही नहीं, आईएएस ले लो, रीट ले लो, आरपीएससी ले लो या आरएस ले लो, बड़े से बड़े एग्जाम यूपीएससी के ले लो, सभी एग्जामों में अधिकतर ये टॉपिक है। राजस्थान के रीट में राजस्थान के जनपद है और बड़े बड़े एग्जामों में महाजनपद दे रखा है। बहुत अच्छा टॉपिक है। आप कक्षा 10 ही नहीं, सभी के लिए है ये टॉपिक, आप अवश्य पढ़े। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार हमारे लिए, आपके लिए बताया गया है, उस समय कितने जनपद थे? 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। और जैन ग्रंथों के अनुसार भी 16 महाजनपद बताए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ नाम अलग अलग है, लेकिन प्रमाणिक और सबसे ज्यादा माना गया और आपकी बुक में दिया गया वो भी कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। तो आपको याद रह जाएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजनपद है? 16। क्लियर? आई बात समझ में? बिल्कुल भी नहीं आई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। अब महाजनपद आ गया आपके पास 16। आगे बात करेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व होगी। अब उस समय महाजनपद थे और महाजनपद में 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक थी राजतंत्र और एक थी गणतंत्र। सीधा सीधा स्पष्ट, राजतंत्र का मतलब राजा का तंत्र, राजा का शासन। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासक होता था, वो क्या कहलाता था? गणतंत्र। क्लियर? कुछ राज्यों में, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, 2 ही राज्य थे जिसका नाम था वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल। इन 2 महाजनपदों में कुछ कबीलों, कुछ महाजनपदों में कुछ अलग अलग जगह पर छोटी छोटी इकाइयों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और बाकी सभी जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है? क्लियर? गणतंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया। गणतंत्र जहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि को हाथ में शक्ति है, ठीक है, जनता के द्वारा। और राजतंत्र राजा का तंत्र, सीधा से डायरेक्ट वंशानुगत शासक होता है और यहाँ वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुना गया।
ठीक है, क्लियर। आगे टॉपिक अब हमारा क्लियर हो गया, हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है महाजनपद। ये आपका टॉपिक था और ये इतने पहले की सारी की सारी इसका डिस्क्रिप्शन था। पूरा इस टॉपिक का लाने के लिए, आपकी सारी पिक्चर क्लियर करने के लिए ये आपका पूरा का पूरा आपका ये था। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो जनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद का पता कौन से ग्रंथ के अनुसार लगा? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार। अब छोटा सा एक मैं आपके भारत बनाने के प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास ही कर रहा हूँ, बना तो मेरे को आता जाता तो कुछ है ही, तो क्या करें, प्रयास तो करना ही पड़ेगा साहब। ये उस समय का भारत है, इस समय का नहीं है। किस समय का? महाजनपद काल के समय का। आप मत देखना है नक्शा उक्सा, चित्रकार तो भूमि, कलाकार तो भूमि, पर ठीक ठाक आप कोशिश करिए मैंने बनाने। अब उस समय कितने महाजनपद बताए? 16, ठीक है। 16 में 2 महाजनपद थे। अपन ट्रिक वाइज सारे के सारे याद करेंगे और इनकी राजधानी भी याद करेंगे। 16 में जो 2 महाजनपद थे वो भारत के, आज के भारत के बाहर थे, आज के भारत के बाहर थे। जिसमें पहला आता है वो महाजनपद है, उसका नाम है कंबोज। याद हो गया? कौन सा बोझ? कंबोज। क्लियर। और आपके पास दूसरा आता है, उसका नाम है, क्या नाम है? गांधार। गांधार नरेश का नाम सुना होगा आपने। शकुनी, जो आपके महाभारत में आते थे, शकुनी। और उन्होंने महाभारत में महाभारत करवा दी। अपने बहन भीष्म पितामह थे, वो अपनी भाई को धृतराष्ट्र उसकी शादी करने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ से शादी करी थी और गांधार नरेश को वचन दिया था कि आपकी जो पुत्री है उस पुत्री से जो पुत्र पैदा होंगे उनको मैं राजा बनाऊंगा। और इसी वजह से पूरी महाभारत हुई। इस शकुनी ने चाल चली गांधार नरेश ने और पूरी महाभारत कर दी। धर्म पर अधर्म कर दिया पूरा का पूरा और अधर्म के चाल पे चला दिया इनको कौरवों को। और जीत वास्तव में अंत समय पांडवों की हुई और धर्म की हुई। लेकिन एक छोटी सी कहानी थी गांधार के पीछे। आगे चलते हैं। तो 2 तो भारत के बाहर थे, एक तो कंबोज और दूसरा गांधार। दोनों याद हो गए कंबोज और गांधार। 2 के बाद अब तीसरे की बात करेंगे। सबसे दक्षिण में था और इस दक्षिण में था, उसका नाम था अस्मक। क्या नाम था? अस्मक। याद हो गया? अस्मक। अब ये अस्मक कहाँ था? ये था गोदावरी नदी के किनारे। सबसे दक्षिण में जो जनपद था उसका नाम था अस्मक था और ये गोदावरी नदी के किनारे था। इसके बाद यहाँ पर एक नदी और है, वो है कृष्णा, और एक दक्षिण की गंगा कही जाती है, उसका नाम है कावेरी। ये आपकी कावेरी होगी, कृष्णा होगी, और वो थी आपकी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी के किनारे पर एक जनपद था जो सबसे दक्षिण में था, सबसे नीचे था, उसका नाम था अस्मक। 3 याद हो गए। सबसे दक्षिण अस्मिक, कंबोज, गांधार। अब आगे चलते हैं। आज वर्तमान जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उस समय जाना जाता था कुरु के नाम से। किस नाम जाना जाता? कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। कुरु वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र किस नाम जाना जाता? कुरु। इसके बाद यहाँ पर एक जनपद है, उस जनपद का नाम है उज्जैनी। क्या नाम है? उज्जैनी। उज्जैनी नहीं है, अवंती है। उज्जैन इसकी राजधानी है। इस जनपद का नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती।
क्या नाम था? अवंती। वर्तमान उज्जैन उसके आसपास का क्षेत्र अवंती जनपद के नाम से जाना जाता था। ये क्षिप्रा नदी यहाँ पर बहती है और इसके पास ही नर्मदा और ताप्ती नदियां भी बहती है। क्लियर? कंबोज हो गया, गांधार हो गया, कुरु हो गया, अवंती हो गया, अस्मक हो गया। सबसे दक्षिण में का अस्मक और उसके बाद अवंती, कुरु जो अभी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। अब एक जो जनपद था वो राजस्थान में था, राजस्थान में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। उस जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। क्या नाम था? मत्स्य जनपद। अब ये मत्स्य जनपद था, इसके राजा थे विराट थे और विराट ने ही विराट नगर को बसाया था जो इसकी राजधानी थी। और ये महाभारत के समय जब कुरु था, इस जनपद के महाभारत के समय जो थे यहाँ के राजकुमार पांडवों को अज्ञातवास दे दिया था और वनवास दे दिया था, तो इन्होंने यहाँ का 1 वर्ष अज्ञातवास इस मत्स्य नगर में राजा विराट क्या काटा था, विराट नगर में। इस वजह से भी इस मत्स्य जनपद को जाना जाता है। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र, कुछ जयपुर के आसपास का क्षेत्र और जयपुर मत्स्य जनपद उस समय जाना जाता था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्लियर? कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, गांधार हो गया, अवंती हो गया, अस्मक हो गया। राजस्थान में ही एक जनपद था, उसकी सीमाएं लगती थी और उस जनपद का नाम था सूरसेन। क्या नाम था? सूरसेन। और इसकी राजधानी मथुरा थी, यूनानी में मैथुरा कहा और सूरसेन को सूरसेनोई कहा। इसकी राजधानी ये राजस्थान के ही कुछ भाग इसके अंदर आते। कुरु के भी कुछ भाग अलवर जैसे, वो आज भी दिल्ली का कुछ एरिया अलवर के पास लगता है, अलवर में मिलता है, वो भी आता है। उसी प्रकार उस समय भी कुरु जनपद में राजस्थान का कुछ भाग आता था। मत्स्य तो राजस्थान में था ही सही और सूरसेन भी आएगा। तीनों तो ये याद हो गए, कुरु, मत्स्य, सूरसेन। दक्षिण का अस्मक है, ये अवंती है, गांधार, कंबोज भारत के बाहर। ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 जनपद अभी तक क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपके पास जनपद है वो हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे। 2 चीजें लिखेंगे। यहां पर मैंने लिखा के। क्या लिखा? के। यहां लिखा मैंने एम। क्या लिखा? के एम। के एम। के एम को फिर 2 बार लिख देंगे। के एम। वाह क्या बात है। के एम याद हो गया? 4 जनपद याद हो गया आपके। के एम के आगे ऊपर लिख देंगे पी। क्या लिखेंगे? पी के एम लिख के ऊपर क्या लिख देंगे? पी लिख दिया। पी के बाद जो 2 जनपद और है वो यहाँ लिखेंगे वी सी। क्या लिखेंगे? वी सी। और यहाँ लिखेंगे वी ए। क्या लिखेंगे? वी ए। यहाँ पर वी सी और यहाँ पर वी ए सी ए वी ए सी। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपके 16 महाजनपद क्लियर हो चुके हैं। केएम 2 बार लिखा। मानिक के लाल केएम मुंशी लिखेगा। केएम मुंशी याद कर लो। केएम और केएम के ऊपर क्या लिख दिया? पी केएम। इधर वीसी लिख दिया, इधर वीए लिख दिया। बात समझ में आई सर? ये तो बहुत सीधा लग रहे हैं। अरे सीधे तो लग रहे हैं पर इनके नाम थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे। केएम तो लिख दिया आपने। अब पी से आप क्या समझे? पी से आप समझे यहाँ पर पांचाल। क्या? पांचाल, जहां की राजकुमारी द्रौपदी थी। सुना है नाम? पांचाली द्रौपदी यहाँ की थी। महाभारत तो आप देख ही रहे होंगे, रामायण आपने देख ही लेगी बहुत अच्छे तरीके से। लॉकडाउन में बहुत अच्छा आप उपयोग कर रहे हो, ज्ञान की बातें सीख रहे हो, अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए। कुछ समय आज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को समय नहीं मिलता था इन चीज़ों के लिए। अच्छी बात, अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अपने शास्त्रों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। उससे पता रहता है इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान को जीने में इसमें हमें मदद मिलती है। तो पी से क्या समझे आप? पांचाल। समझ गए? पांचाल ये इस समय का पांचाल था। ये कुरु के पास ही इस साइड में, थोड़ा सा इस साइड में पांचाल था
यहाँ से पांचाली थी, द्रौपदी थी, याद हो गया। पी के बाद हम बात करेंगे के की, और के तो आप जानते ही होंगे, ये थे आपके कौशल नरेश रघुपति राजा राम। कौशल नरेश राजा राम यहाँ के थे। राजधानी तो आपको अयोध्या याद ही सही, राजधानी के समय राजधानी पढ़ेंगे, अभी अपन केवल जनपद पढ़ते हैं। ये कौशल थे, भगवान राम अयोध्या यहाँ के निवासी थे। इसके बारे में सब जानते हो, कोर्ट और कचहरी में भगवान राम उलझ रहे थे, लेकिन अभी फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया। भगवान की कृपा से जल्दी राम मंदिर बनेगा। हिंदुओं की आस्था का सवाल था, बहुत अच्छा होगा। दो याद हो गए, पी से पांचाल, के से कौशल। अब आया आपके पास अगला म, एम का सीधा सीधा मतलब था मल्ल जनपद। क्या नाम था? मल्ल जनपद। मल्ल जनपद याद हो गया। पी से पांचाल, के से कौशल, एम से मल्ल। मल्ल के बाद आपके पास आता है के। क्या आता है? के। और इस के का मतलब वापस क्या था? के का मतलब था काशी। क्या नाम था? काशी। ये तो याद हो ही जाएगा, काशी विश्वनाथ, आपको अच्छी तरह से पता है। जहां से वाराणसी से काशी, इनकी राजधानी वाराणसी थी, यहाँ से मोदी जी चुनाव लड़े थे और आज देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी के लिए। देश नहीं पूरी विश्व में आज मोदी जी का गुणगान किया जा रहा है। और जिस तरीके से 21वीं सदी की भारत सपने देख रहा था, उस समय आज आ गया है। 21वीं सदी में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। हमें भी खुशी है कि हमें आज इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है देश का, कि विश्व में हमारा नाम, देश का नाम है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया पी पांचाल, के से कौशल, एम से मल्ल और के से काशी, जहां से वाराणसी से मोदी जी चुनाव लड़े। नीचे सबसे वेरी इंपोर्टेंट, लेकिन महाजनपद में प्रारंभ में काशी सर्वाधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसके बाद जो शक्तिशाली हुआ उसका नाम था मगध। क्या नाम था? एम से मगध। क्या नाम था? एम से मगध। मगध जनपद बाद में सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में लोहा और यहाँ से सारे के सारे जो रोड थे वो यहाँ होकर ही गुजरते थे, और ये उस समय के भारत के मध्य में था। इस वजह से जितने भी चक्रवर्ती सम्राट और जितने भी अच्छे साम्राज्यवादी नेता थे, राजा थे, वो यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस वजह से उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली मगध था, लेकिन प्रारंभ में महाजनपदों में काशी सर्वाधिक शक्तिशाली था। पी से पांचाल, के से कौशल, एम से मल्ल, के से काशी, में एम से मगध। क्लियर? पी के, केम और पी याद हो गया। इसके बाद वी सी और वी है, तो वी का मतलब लेंगे यहाँ पर, वी का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर मतलब है वत्स। क्या नाम है? वत्स। याद हो गया। वी का मतलब वत्स जनपद। उस समय ये मल्ल के आसपास का, सूरसेन के आसपास का इलाका था, उसको वत्स जनपद के नाम से जाना जाता था। और सी का मतलब लेंगे हम चेदी। चेदी का तो नाम आपने सुना ही होगा। चेदी नरेश थे आपके यहाँ के शिशुपाल, जिनको 100 माप थे, 100 माप, लेकिन शिशुपाल का अंत 100, उनको 100 बार माफ किया जा सकता था। उनकी माँ ने कृष्ण भगवान से वचन लिया था, 100 बार लिया था, लेकिन जब उनके 100 माफ हो गए तो 100 माफ हो गए तो उसके बाद उनको पांडवों की सभा में जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो, उस समय भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से, जब वो बोले जा रहे थे उनके खिलाफ, बहुत गलत तरीके से बोले जा रहे थे, अपने चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तो ये थे आपके चेदी नरेश शिशुपाल, यहाँ के थे चेदी। ठीक है, ये भी याद हो गया। वी का वत्स और सी का चेदी। अब 2 और बच रहे हैं आपके पास, 2 और उनका नाम था वज्जी, जो मैंने आपको पहले बताया, वज्जी, जहां पर कुछ स्थानों पर गणतंत्र की व्यवस्था थी। और वज्जी के बाद एक और था, जिसका नाम था अंगराजकरण। उनका अंगराजकरण, जिसको कौरवों ने धनुर्विद्या के कारण उसका प्रयोग करने के लिए, अपने पक्ष में लेने के लिए था। तो ये
पांडवों का भाई, लेकिन उसको पता नहीं था उस समय कि मैं किसका पुत्र हूँ, क्योंकि सूर्य पुत्र था, कहते हैं सूर्य का पुत्र था। और उस कहानी है कुछ लंबी, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं। सूर्य पुत्र था और ये पांडवों का भाई था, लेकिन उसको पता नहीं था। और दुर्योधन ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए तो उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसको अंग प्रदेश का राजा बना दिया था, और इसी वजह से उसको अंगराज करण कहा जाता था। ये आपका अंग है और ये आपका वज्र है। और अब सारे जनपद आपके याद हुए, पहला कंबोज, दूसरा गांधार, तीसरा कुरु, चौथा सूरसेन, पांचवा मत्स्य, छठा अवंती, सातवां अस्मक, आठवां पांचाल, नौवां कौशल, 10वां मल्ल, 11वां काशी, 12वां मगध, 13वां वत्स, 14वां चेदी, 15वां वज्जी और 16वां अंग। सारे जनपद आपके यूं ही आपकी चुटकियों में आपको बिना पढ़े, केवल आप इस वीडियो देखने से सारे के सारे याद होंगे, गारंटी 100%। दोबारा एक बार 2 मिनट में वीडियो रिपीट कर लेंगे। उस समय, इस समय के भारत के बाहर के जो जनपद थे उनका नाम था कंबोज और गांधार। 2 जनपद तो यही क्लियर हो गए। इसके बाद सबसे दक्षिण में जनपद था, उसका नाम था अस्मक, और अस्मक के ऊपर ही एक जनपद था जिसका नाम था अवंती, वर्तमान उज्जैन के आसपास का क्षेत्र। और दिल्ली के आसपास हरियाणा का कुछ क्षेत्र उसको कुरु नाम से जाना जाता था। राजस्थान का जयपुर के आसपास का इलाका मत्स्य नाम से जाना जाता था। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी। मथुरा के आसपास का राजस्थान में कुछ भाग लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ, उस समय भी लगा हुआ था। इस जनपद को सूरसेन के नाम जाना जाता था। और इधर पांचाल था, केएम हमने 2 बार लिखा, केएम के ऊपर हमने पी लिखा, केएम लिख के पी लिखा, और इधर वीसी लिखा, इधर वीए सीए लिख दिया। हो गया आपका जनपद सारे ट्रिक से याद हो गया। पी से पांचाल, के से कौशल, एम से मल्ल, के से काशी, एम से मगध, वी से वत्स और सी से चेदी, वी से वज्जी और ऐसे अंग। सारे के सारे आपको याद हो गए। 9 जनपद तो आपके यहाँ थे और बाकी के आपके 7 जनपद ऐसे क्लियर, सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। आज की क्लास के लिए आपको इतना ही। कल आपको इसकी राजधानी भी याद करा देंगे, बहुत सीधे तरीके से याद करा देंगे। और लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, डेली का डेली वीडियो देख के डेली का डेली क्लियर कर ले तो ही आप कर पाएंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन आप के लिए बहुत सीधे तरीके से मैं इस टॉपिक को तैयार किया है। और ये टॉपिक आप कक्षा 10 के लिए नहीं है, बड़ी से बड़ी कक्षाएं और बड़े से बड़े एग्जामों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को, अपने विद्यार्थियों जो आपके सहपाठी हैं और अपने भाई भैया जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी, आरपीएससी या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें उनको भी दिखाए, ताकि ये टॉपिक उनका क्लियर हो सके और बहुत अच्छे तरीके से याद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। लेकिन डेली के डेली इसका रिव्यू करें, मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा और नोट्स के बाद सारे के सारे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। लेकिन डेली का डेली आपको देखना पड़ेगा।